बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। बिज़नेस पर्सन अपनी रिटर्न कैसे फ़ाइल करेंगे, इस शॉर्ट और सिंपल वीडियो में अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलेंगे तो ख़ुद भी आप अपनी रिटर्न बड़े आराम से फ़ाइल कर सकते हो। सबसे पहले आपने एफबीआर की मेन वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ से एफबीआर मालूमात जो है इसको लाजमी ओपन करना है आपने। इसको हर सूरत अपने साथ ओपन ही रखना है, एक दफ़ा देखना है आपने। इसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है वो आयरस वाला ही यूज़ होगा, कोई डिफरेंट नहीं होता। जो आयरस का लॉगिन है वो इसी में चलेगा। उसके साथ अपने आयरस ओपन करना है जहाँ पे हम अपनी रिटर्न फाइलिंग करेंगे, ठीक है। और इसमें मैं आपको एफबीआर मालूमात इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें आपकी विद होल्डिंग जितनी भी टैक्सेस आपकी डिडक्शन हुई है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन एक पेज पे यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उससे आपको सहूलत ये हो जाएगी कि जो भी डिडक्शन हुई है आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। अदरवाइज़ अगर इस जिस साल की डिडक्शन है उस साल की रिटर्न में शो नहीं की तो वो वेस्ट हो जाएगी। तो दैट्स वाई एफबीआर मालूमात को अपने पास आपने ओपन कर लेना है जब रिटर्न फाइल करें। आयरस में लॉगिन करें, यही सेम लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है वो आपका एफबीआर मालूमात में यूज़ होगा, कोई डिफरेंट आईडी नहीं होता। इसको आप लॉगिन करें और हम आयरस में आ जाते हैं। अब आयरस में अगर ड्राफ्ट में पहले कोई आपने वर्किंग की है तो इस पर क्लिक करेंगे, आप इस पर क्लिक करें, एडिट करके रीओपन हो जाएगा। अदरवाइज़ इसको डिलीट करके आप नया फॉर्म जो है वो ओपन यहाँ से कर सकते हो। तो मैं इसको पहले पुराने फॉर्म को डिलीट कर देता हूँ जिस पे मैं वर्किंग कर रहा था। मैं आपको नया फॉर्म ओपन करके दिखाता हूँ। आप बिज़नेस पर्सन हैं तो आपने नॉर्मल रिटर्न ही ओपन करनी है। आप इस पर आ जाएँ, यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करें, जिस साल की भी रिटर्न फाइल करनी है 2020, 21, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिखें और इसको सिलेक्ट कर लें। जी, ये आपके पास 2022 का फॉर्म आ गया है। अब इसमें हमने बिज़नेस वाले सेक्शन में आ जाना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना, ध्यान से आपने वर्किंग देखनी है, ख़ुद भी कर सकते हो। हमारी सर्विसेज लेनी हो तो मैंने नंबर दिया है, आप रब्ता कर सकते हो। अब इसमें आपने सबसे पहले तो देखना है ग्रॉस रेवेन्यू, ये है आपकी टोटल सेल्स। यहाँ पे सेल्स में आपने अपनी जो बिज़नेस अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट है उसको कंसीडर करना है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो बिज़नेस की स्टेटमेंट है उसमें जितनी क्रेडिट है वो सारी की सारी आपकी सेल होगी, क्योंकि नॉर्मली ऐसा लाहौर हाई कोर्ट की भी जजमेंट्स हैं, ट्रिब्यूनल की भी जजमेंट्स हैं। तो सारी क्रेडिट्स को आप सेल नहीं कह सकते, आपने देखना है उसमें एक्चुअल सेल्स है कितनी। तो एक्चुअल जो सेल्स की फ़िगर है वो यहाँ पे लिखनी है। ये है आपकी सेल्स। आपने सेल्स, फॉर एग्जांपल ये मेरी सेल्स थी साल की 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपका कोई ओपनिंग स्टॉक है, पिछले साल क्लोजिंग था तो इस साल ओपनिंग होगा, अगर नहीं था तो आप उसको ना शो करें यहाँ पे। परचेजेस में आपने जो चीज़ें परचेज़ की हैं वेंडर से, जो आप इनवाइस लेते हो, जिनकी इनवाइस भी आपके पास है, वो यहाँ पे टोटल पूरे साल की लिखनी है आपने। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप बिज़नेस के लिए परचेज़ करते हो ना, तो आप जो अपने वेंडर को पेमेंट करें तो कोशिश करें अपने बिज़नेस के बैंक अकाउंट से उसको पेमेंट करें। मतलब ये कि आपका जो बिज़नेस का बैंक अकाउंट है या तो आप उसको चेक दे दें या अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली इंटरनेट बैंकिंग जो ट्रांसफ़र होती है आप उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। उसको कैश या ऑनलाइन ना करें, स्पेशली वो बिल्स जो यहाँ पे आप शो कर रहे हो, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे आपने शो की एफबीआर पूछ सकता है कि जी ये बताएं आपने अगर परचेज़ लिया तो एज़ पर लॉ इसकी बैंकिंग चैनल से पेमेंट करनी थी, वो की है आपने? अगर आपने नहीं की होगी तो वो ये आपको डिसअलाउ करके इस पर सब पे टैक्स लगा देगा। जी, ये हमने परचेज़ेस लिख ली कि जो पूरे साल में हमने ये परचेज़ की है, ठीक है। और कोशिश करें जो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस परचेज़ की होती है ना, उसको आप बैंक से ही पेमेंट करें। कोई छोटी ट्रांजैक्शन जो होती हैं या जो नॉर्मली छोटे छोटे रिटेल के बिज़नेस हैं उन पे तो ऐसा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो थोड़े बड़े सेटअप हैं बिज़नेस के और बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको बैंक से पेमेंट करें। अब सैलरीज़ और वेजेस का देखें, ये आपकी दुकान पे जितने मुलाजिम हैं अगर तो उनकी सैलरी 25,000 तक है तो वो तो आप उसको कैश में भी पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आप टोटल पूरे साल की अमाउंट लिखते हैं कि इतनी सैलरीज़ मैंने पे की हैं। 25,000 से ज़्यादा अगर किसी बंदे की सैलरी है तो फिर आप अपने बिज़नेस के बैंक अकाउंट से उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। अगर आपने उसको कैश पेमेंट की और एफबीआर को इस चीज़ का पता लग गया तो वो ये सैलरी डिसअलाउ करके इस पर टैक्स लगा देगा। और अगर आपके किसी एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 से ऊपर है तो फिर आपने उसका टैक्स काट के वो भी जमा करवाना है। जी, उसके बाद पावर आ जाती है। पावर में आपकी जो बिज़नेस पे जो मीटर्स लगे हुए हैं जितने भी हैं बिजली के, गैस के, तो वो यहाँ पे पूरे साल का 1 जुलाई 21 से 30 जून 2020 तक का बिल आपने टोटल करना है और यहाँ पे लिखना है।
बाकी एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं, वो आप अपने लिहाज से आप चेक कर सकते हो, जिनका कुछ एविडेंस हो। अगर रिपेयर मेंटेनेंस की है तो उसके अगर कुछ छोटे मोटे बिल्स हैं तो उनको संभाल के रखना है, एक फ़ोल्डर बना लें, उसमें सारी चीज़ें रखते रहें। अदर डायरेक्ट एक्सपेंस में एक लमसम सी छोटी सी फिगर डाल दें, बाज़ दफ़ा छोटे मोटे एक्सपेंस बिजनेस में चलते ही रहते हैं जी। अब इसको हमने कैलकुलेट किया, उसके बाद एडमिन के एक्सपेंसेस आ जाते हैं। अब एडमिन के एक्सपेंस आप देख लें। एडमिन के एक्सपेंस में फ्रेंड्स देखें, अगर आपने जो बिज़नेस कर रहे हो, अगर वो शॉप या कोई भी जगह आपकी रेंट की है, या वो जगह आपकी अपनी है, बिज़नेस से रिलेटेड कोई गोडाउन आपने रेंट पे लिया हुआ है, मतलब बिज़नेस से रिलेटेड कोई जगह अगर रेंट पे ली हुई है तो उसका पूरे साल का रेंट यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। वो आपको यहाँ पे अलाउएबल टैक्स डिडक्शन, उसकी अलाउएबल एडमिजिबल एक्सपेंस होता है, लेकिन कोशिश करें उसका प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि एफबीआर ये पूछे, अगर इसको चेक करेगा तो वो पूछेगा इसका एग्रीमेंट क्या है। प्रोफेशनल चार्जेस में अगर आपने अपने जो कंसल्टेंट को फ़ीस दी है रिटर्न फाइलिंग की, या कोई और जो सॉफ्टवेयर के एक्सपेंसेस हैं वो लिख सकते हो। ये सारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं, आप वन बाय वन चेक कर सकते हो, लेकिन कोशिश करें वो एक्सपेंस लिखें जिसका कोई प्रूफ, कोई एविडेंस, कोई स्लिप आपके पास हो। खाम में ऐसे ही इसको भरने की ज़रूरत नहीं है कि आप भर दें और बाद में आपके पास पीछे कोई डॉक्यूमेंट ना हो तो फिर मसला। अब ये प्रॉफिट जो आपका 2,92,000 ऊपर है, टैक्स इसके ऊपर लगता है। 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। सेल आपकी जितनी मर्जी हो, अगर आपके प्रॉफिट जो है वो 4 लाख से कम है तो फिर टैक्स नहीं होगा। उसके बाद एडजस्टेबल में आ जाएं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ना, आपने मतलब ये जो टैक्स आपकी इसमें डिडक्शन ऐसी भी शो हो रही होगी, जैसे जो आपकी बाज़ दफ़ा किसी को सेल करते हो तो वो टैक्स काट लेता है आपका, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपने नहीं करनी, वो उसमें मिनिमम टैक्स में आएगी। यहाँ पे जो चीज़ें आपने देखनी है ना, इसमें आपका मतलब बैंक में कोई टैक्स कटा है तो उसकी एंट्री आप कर लें। अगर आपके जो मीटर लगे हुए हैं उस पे, शॉप पे लगा हुआ है, बिज़नेस प्रेमिसेस पे, घर पे, उनका जो पूरे साल का इनकम टैक्स टोटल कर लें। और ये जस्ट इनकम टैक्स ही आप क्लेम कर सकते हो। गाड़ी का कोई टोकन टैक्स पे किया है, उसमें जो इनकम टैक्स था वो भी क्लेम कर सकते हो। ये वन बाय वन आप अगर चीज़ें देखेंगे, आपसे रेलेवेंट जो चीज़ हो आप उस पर प्लस पे क्लिक करें, उस चीज़ को ऐड करें। जैसे ये मीटर है, कमर्शियल मीटर आपकी शॉप पे या बिज़नेस प्रेमिसेस पे लगा है, पूरे साल में उस पर जो भी टैक्स आपने पे किया है वो 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक उसको जमा कर लें। वो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो, उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर तो आपका टैक्स पेएबल कोई नहीं बना तो ये रिफंडेबल बन जाएगा। रिफ़ंड आपको वापस तो नहीं होता, नॉर्मली पाकिस्तान में ऐसा कल्चर ही नहीं है कि एफबीआर टैक्स को रिफंडेबल को वापस करे। फिर भी एटलीस्ट फ्यूचर में हम इसको एडजस्ट तो कर ही सकते हैं ना। तो आपने यहाँ पे क्लेम लाजमी कर लेना है, उसको छोड़ना नहीं। ये इस तरह से आपने जस्ट उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है, वो एक आपको रो ऐड कर देगा और इसमें आप अपना जो टैक्स पूरे साल का बना है वो जमा करके और उसको यहाँ पे क्लेम कर लें। और फ्रेंड्स, आपने जो है ना अपने पूरे साल के बिजली के बिल्स वगैरह ये संभाल के रखने हैं, ठीक है, ताकि कल को कभी भी ऑडिट हो, एफबीआर पूछे तो आप उनको ये चीज़ें प्रूव कर सको कि मैंने अगर ये इन्फॉर्मेशन ली थी तो कहाँ से ली थी, मैंने खुद से एम ही बैठ के नहीं कर दी। तो अपनी जो वेंडर्स के बिल्स हैं, ठीक है, कोई बड़ी सेल्स इनवाइसेस हैं, तो कुछ ना कुछ डाटा ज़रूर होना चाहिए आपके पास जी। ये कैलकुलेट किया आपने। इसी तरह इसमें बाकी टैक्सेस, मोबाइल फ़ोन के, इंटरनेट के, जो भी आपका कनेक्शन कोई लगा हुआ है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस का कनेक्शन हो, पर्सनल भी जो आपने कोई टैक्सेस आपके डिडक्ट हुए हैं वो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह बच्चों की स्कूल की फ़ीस पे, प्रॉपर्टी पे आपने कोई टैक्स पे किया है जो प्रॉपर्टी परचेज़ या सेल पे होता है, तो वो भी यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। ये मैंने अपनी इस वीडियो में भी मैं बता रहा हूँ, पहले भी जो वीडियोस बिजनेस पर्सन की अपलोड किए उनमें भी मैंने बताया, वो भी आप चेक कर सकते हो। अब ये जो फाइनल और मिनिमम टैक्स है ना, इस साल जो भी आपकी बिज़नेस वाली डिडक्शन है ना, नॉर्मली उसको एफबीआर ने मिनिमम टैक्स में रखा है, तो दैट्स वाई मैंने एडजस्टेबल में आपको एंट्री नहीं करवाई। अब आपने फ़र्ज़ किया जैसे हमने 25 लाख की सेल जो है वो शो किया, और उसमें 25 लाख की सेल में हमारी जो सेल है 1 मिलियन की, उस पर हमारा जो है ना, हमारे कस्टमर ने टैक्स काटा है 4.5%, ठीक है। तो उससे आपने कस्टमर से अपने सर्टिफिकेट भी कलेक्ट कर लेने हैं और संभाल के रख लेने हैं अपनी फ़ाइल में, ठीक है। और जितना टैक्स कटा है वो यहाँ पे अमाउंट और उसका टैक्स जो है वो यहाँ पे आपने लिख के इसको कैलकुलेट कर लेना है। और फ्रेंड्स, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर हो तो फिर आपने कोशिश करनी है कि जीएसटी की रिटर्न जो बंदा जीएसटी फाइल कर रहा है उसी से ही करवाएं, अगर इनकम टैक्स रिटर्न करवानी है। अगर आप खुद कर रहे हैं तो फिर जीएसटी का डाटा पहले आपने टोटल करना है, उसकी सेल, उसकी परचेज़, वो सारा डाटा एज इट इज़ यहाँ पे आएगा। सेल टैक्स में और इनकम टैक्स में फिर आपकी जो है ना वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ प्रॉब्लम होगी,
जी, ये हमने टैक्स अपना यहाँ पे क्लेम कर लिया जो नॉर्मली हमारे कस्टमर काटते हैं। इसी तरह अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको ये कुछ चीज़ें कमीशन से रिलेटेड नज़र आएंगी। इनका मैं एक कमीशन एजेंट्स की सेपरेट वीडियोस अपलोड करूँगा, ठीक है। और ये बाकी भी इसमें टैक्सेस हैं जो प्रॉपर्टी सेल पे है, ये मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं, ये आपसे रेलिवेंट अभी मैं इस पर नहीं बता रहा। बिज़नेस में यही थे। अब बिज़नेस में जो टोटल आपका हुआ था, ये कंप्यूटेशन में आप आएंगे तो जो आपका नेट प्रॉफिट था ना 2,92,000 वो आ गया है। यहाँ पे आप देखें अब आपका रिफंडेबल टैक्स आ रहा है, क्योंकि हमारा जो विद होल्डिंग टैक्स था 195,000, ठीक है। तो जो हमारा 45,000 कोई मिनिमम टैक्स कटा हुआ था, फिर भी हमारा जो रिफंडेबल टैक्स है वो 150,000 बन गया, ठीक है। और ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है, ये बिज़नेस के हेड से ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा है। अब अगर एडमिटेड टैक्स आपका बना होता है, ये जो आप देख रहे हो 9203 यहाँ पे, अगर एडमिटेड टैक्स बना होता तो या तो उसको ज़ीरो करना है आपने, या फिर उसकी पेमेंट करनी है। पेमेंट करके चालान बनाएंगे, उसको पे करेंगे, 2-3 घंटे में वो इधर आ जाएगा, उसको सिलेक्ट करेंगे, दोबारा से इसमें डाटा में आएंगे, कंप्यूटेशन पे आएंगे, इधर कंप्यूटेशन पे आएंगे, और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे 2-3 दफ़ा तो वो एडमिटेड टैक्स जो है यहाँ से वो उसको ज़ीरो करके दरमियान वाली रो में ले आएगा। देन आप उसको सबमिट कर सकते हो। अब जो प्रॉफिट यहाँ पे था 2,92,000, उसको वहाँ से कॉपी करना है, रिकन्सिलेशन वाले टाइम में नॉर्मल टैक्स में आपने इसको पेस्ट कर देना। आप अगर थोड़ा सा आराम से ध्यान से देखेंगे तो रिटर्न ये वीडियो खुद भी कर सकते हो आप। अदरवाइज़ आपने हमारी सर्विसेज लेनी हो तो मैंने नंबर दिया है, आप रब्ता कर सकते हो। पर्सनल एक्सपेंसेस में आपको फ्रेंड्स 1 बाय 1 हर एक्सपेंस फिल करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक लम सम सी अमाउंट अदर पर्सनल एक्सपेंस में डाल दें और अपनी जान छुड़ाएं। जितनी आप खुद बारीकी में जाओगे उतना ही आप फंसते जाओगे। मतलब आप जो चीज़ खुद कह देते हो जी मेरी इतनी है, तो कल को एफबीआर कहेगा जी अब इसको प्रूव करो, तो फिर आप कैसे प्रूव करोगे। तो इसलिए एक लम सम सी फिगर डाल दें और बाकी छोड़ दें। अब ये जो वेल्थ है आपकी 30 जून 2022 को जो आपकी पास आपकी वेल्थ है, ये उसकी पोजीशन है। फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे होगे तो ये ब्लैंक होगा, आपने अपनी सारी प्रॉपर्टीज़, बैंक अकाउंट सारे ऐड कर लेने हैं। अगर पहली दफ़ा नहीं कर रहे तो फिर आपको सारा फिल नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली पिछले साल का डाटा खुद ब खुद आ जाएगा, उसको जस्ट अपडेट करना है। कोई नई प्रॉपर्टी ली है तो उसको ऐड कर देना है आपने, सिंपल। और प्रॉपर्टी ऐड करते हुए कोई आपने उसकी कोई हिस्ट्री और कोई कहानी नहीं सुनानी, सिंपल सा बस बताना है जी 10 मरले का प्लॉट है, बहरिया टाउन, DHA लाहौर, दैट्स ऑल। बस जितने का लिया है, जिसका एग्रीमेंट आपके पास अवेलेबल है, जिसका डॉक्यूमेंट जितने पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट पे, वो वैल्यू यहाँ पे लिख के जान छुड़ानी है। कोई आपने कहानी नहीं सुनानी इधर। ड्यूरिंग द ईयर प्रॉपर्टी पे अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन की है तो वैल्यू बढ़ानी है, मार्केट वैल्यू को देखते हुए बढ़ानी नहीं। ये जस्ट मैंने 10,000 वैसे आपको समझाने के लिए लिखी है, ठीक है। तो आपने कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसको ऐड करना है। अगर सेल हुई है तो यहाँ से डिलीट होगी, ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ से डिलीट नहीं होगी। जो प्रॉपर्टी 30 जून 2022 को आपके पास थी वो यहाँ पे ही आएगी, ठीक है। हर साल आएगी जब तक सेल नहीं होती। अब बिज़नेस कर रहे हैं आप तो बिज़नेस कैपिटल पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे अपने बिज़नेस का नाम लिखना है, जो भी आपके जिस नाम से भी बिज़नेस कर रहे हो वो आपके प्रोफाइल में भी ऐड होना चाहिए। मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है। और ये जो कैपिटल होता है ना फ्रेंड्स, ये वो होता है कि इतनी अमाउंट से हमने कारोबार स्टार्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 1 लाख से हमने ये कारोबार स्टार्ट किया था, और उसके बाद आपने बिज़नेस एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में आना है, वही 1 लाख आपने यहाँ पर भी लिख देना है। अब यहाँ पर भी ये काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं आपको इनकी जो है ना वो उलझाना नहीं चाह रहा, क्योंकि ये आपसे रेलेवेंट नहीं है। ना भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, ये ज़्यादा कंपनी के केस में सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो सिंपल आपने बस ये इस तरह कर देना है इसको। जितने भी बैंक अकाउंट हैं वो यहाँ पे आपने ऐड करने हैं, ठीक है। और इसी तरह आपने अगर कोई गोल्ड वगैरह ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रीसियस पोजेशन में वो भी आ जाएगा। घर की चीज़ों की वैल्यू भी आप ऐड कर सकते हो। पिछले साल जो की थी वो भी आ रही है, तो एज इट इज़ आने दें, उसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। कैश को एक दफ़ा ज़ीरो कर दें। अगर आप पहली दफ़ा फाइल कर रहे हो तो फिर बिल्कुल कैश की अमाउंट लिख दें, अदरवाइज़ एक दफ़ा दूसरी तीसरी दफ़ा कर रहे हो तो पहले इसको ज़ीरो कर दें। अब ये सबसे नीचे क्रेडिट जो है ना, इसमें आपने अगर कोई लोन लिया हुआ है और ये लोन जो है ये बिज़नेस से रेलिवेंट नहीं है, घर के लिए, कार के लिए कोई लोन लिया है तो वो आपने ऐड करना है। और 30 जून 2022 को जो बैलेंस पेएबल है, बैंक आपको उसका शेड्यूल देता है कि जी आपका पेएबल इतना है, वो आपने पेएबल अमाउंट यहाँ पे शो करनी है क्रेडिट में। और ऊपर आपने ज़ाहिर है जिस चीज़ के लिए लोन लिया वो चीज़ अब आपके पास आ गई है, जैसे गाड़ी थी तो गाड़ी को पूरा आपने यहाँ पे एसेट्स में डिस्क्लोज़ करना है
कि ये गाड़ी थी, ये मैंने ली है, और इसकी पूरी वैल्यू आपने लिख देनी है। यहाँ पे ऊपर गाड़ी की पूरी वैल्यू आ जाएगी, नीचे आपकी रिमेनिंग लाइबिलिटी आ जाएगी कि अब इतना रिमेनिंग पेएबल है। जैसे 23 लाख फॉर एग्जांपल गाड़ी की वैल्यू थी, नीचे हमारा 2 मिलियन आ रहा है, तो उसका मतलब 3 लाख हमने इस साल पे किया है। इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैश को भी मैंने ज़ीरो कर दिया एक दफ़ा, ठीक है। और ये आपकी 2 मिलियन की लाइबिलिटी, इसमें आपने कोई फ्रेंड्स फैमिली में जो लोन शोन लिया वो नहीं लिखना, ठीक है। कैश को ज़ीरो ही रखना है एक दफ़ा आपने। अगर आप दूसरी तीसरी दफ़ा फाइल करे हो तो ज़ीरो ही रहने दें एक दफ़ा इसको, जब तक अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ज़ीरो ना हो। अब ये आप आएंगे यहाँ पे, ठीक है। आपने जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है, दूसरी तीसरी दफ़ा जब आप फाइल कर रहे होगे तो ये नेगेटिव में आएगी। अगर ये पॉजिटिव में आए तो इट मीन्स आपने कोई गलती की है, कोई इनकम आपने हाइड की है, ठीक है। वेल्थ स्टेटमेंट को बैलेंस कैसे करना है इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी एक अपलोड कर चुका हूँ, उसको देख लें। इसमें अपने अनरिकनसाइल्ड को यहाँ पे पेस्ट करना है और इसकी माइनस को डिलीट करके कैलकुलेट करेंगे तो देखोगे कि यहाँ पे जो अमाउंट है वो ज़ीरो हो जाएगी। अगर आप पहली दफ़ा फाइल कर रहे हो तो फिर कैश की अमाउंट आपने उसी वक्त लिख देनी है, जितना कैश आपके पास है थोड़ा बढ़ा के लिखें, और फिर यहाँ पे जो डिफरेंस की अमाउंट है वो सारी इधर से आपने कॉपी करनी है और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, क्योंकि यहाँ पे उस वक्त पहली दफ़ा ये ज़ीरो होगी। उसके बाद ये कैरी फॉरवर्ड होगी, फिर आपने इस अमाउंट को नहीं छेड़ना, ये खुद ब खुद पीछे से आएगी। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और एट्रीब्यूट में आप जो भी बिज़नेस कर रहे हो, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, जस्ट यहाँ पे उसका छोटा सा रेफरेंस दे दें, आप सेलेक्ट कर लेंगे आपकी जो भी कैटेगरी आए। ये एक फॉर्मेलिटी होती है, इसको ढूंढने नहीं बैठ जाना कि जी मुझे मेरे से रेलिवेंट मिल नहीं रही, जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है। उसके बाद आपने वेरीफाई करना है और अपनी रिटर्न सबमिट कर देनी है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और